प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या होमोमॉर्फिज्म को कंप्लीट करा था। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ इसकी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं सबसे पहले कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी तक एक मैपिंग होती थी, अब उसका मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन एंड देन इसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो डेफिनेशन ये है बच्चों, लेट यू एफ एंड वी एफ आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर एफ। मान लीजिए कि आपके पास में दो वेक्टर स्पेसेस हैं फील्ड एफ के ऊपर, है ना, यू एफ और वी एफ। T such that u to v be the linear transformation। T एक linear transformation है u से v में। Let b is equals to u1 u2 un and b dash is equals to v1 v2 vm are two ordered bases for u and v respectively। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि u और v ये जो दो वेक्टर स्पेसेस हैं उनके लिए हमने दो ऑर्डर्ड बेसिस भी ले लिए हैं। ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब ये होता है कि उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक स्पेशल क्रम में होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर दी बेसिस, आप सिंपली बेसिस समझ लीजिए कि ये बेसिस है। अब अगर ध्यान दीजिएगा कि अब नाउ इफ एनी अल्फा बिलोंग्स टू यू अगर कोई है तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ अल्फा बिलोंग्स टू वी होगा। सिंपल सी बात है, एफ नहीं सॉरी यहाँ पर हम लोगों ने टी लिया है तो टी लेंगे हम। तो जो टी अल्फा है वो किसका एलिमेंट होगा, वो वी का एलिमेंट होगा। ऑल्सो टी अल्फा कैन बी रिप्रेजेंट एज can be represented by b dash। और ये भी बात पक्की है क्योंकि जो v है उसका बेसिस क्या है, उसका बेसिस है b dash, ठीक है ना, दिस इज द b dash। तो इट मीन्स दैट कि हर एक एलिमेंट जो कि v का है उसको हम इस b dash के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनिकली, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ये कहें कि भाई जब हम लोग t इमेज लेते हैं किसकी, u1 की, u1 किसका एलिमेंट है, u का। तो जब u1 की t1 इमेज लेते हैं तो मान लो कि ये आ जाती है बीटा 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बीटा 1 है ये v का एलिमेंट है। तो ये जो v का एलिमेंट है इसको हम a11 v1 प्लस a12 v2 प्लस डैश डैश a1, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, m एलिमेंट्स हैं। तो a1m vm के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि हमने क्या करा, हमने इस बीटा 1 को इस बेसिस के मदद से स्केलर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। इसी तरह से मान लीजिए कि tu2 इज इक्वल्स टू आता है b2, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a21 v1 a22 v2 प्लस डैश डैश a2m vm, ठीक है। तो ये हमने बीटा 2 जो कि इमेज है किसकी, u2 की, t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, उसको हमने इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरह से बच्चों जो t u n एलिमेंट्स थे ना उसमें, तो ये जो t u n आएगा इसको आप t u n इज इक्वल्स टू मान लीजिए ये बीटा n है एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको भी हम लोग इसी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज an1 v1 an2 v2 प्लस डैश डैश anm vm। तो ये जो आपके सामने आया है बच्चों, ये आपने क्या कर दिया कि जो u का बेसिस था उसके प्रत्येक एलिमेंट को की जो इमेज आ रही थी उसको आपने b डैश जो कि v का बेसिस था
उसके एलिमेंट्स की मदद से लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि हम इस पूरे के पूरे ये जो एक लीनियर इक्वेशन का पेयर बना है, मतलब ये जो सिस्टम बना है, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? हम इसको लिख सकते हैं एक मैट्रिक्स फॉर्म में, जहाँ पर लिखेंगे हम लोग TU1 TU2 डैश 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 TUN। नाउ इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग व्हाट, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A11 A12 डैश 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 A1M, यहाँ पर लिखेंगे A21 A22 डैश 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 A2M, फिर यहाँ पर आएगा बच्चों AN1 AN2 एंड डैश डैश ANM, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में V1 V2 एंड डैश डैश V, कितने हैं आपके पास में VM, ये आ जाएगा। मतलब आपने क्या किया कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन रहा था, आपने इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। नाउ ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, ये वाला, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना, अगर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, उस ट्रांसपोज को ही हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यानी कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी कि A11 A12 डैश डैश A1M A21 A22 डैश डैश A2M and AN1 AN2 and dash dash ANM। तो ये जो ट्रांसपोज होता है, इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ही हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। ये ही उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग B डैश, यानी कि मैट्रिक्स ऑफ T विथ ऑर्डर्ड बेसिस B एंड B डैश, जहां पर B जो है वो U का बेसिस था और जो B डैश है वो V का बेसिस था। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। दिस इज द थ्योरम, ये थ्योरम नहीं, डेफिनेशन है ये वास्तव में, कि किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है बच्चों, जो भी U का बेसिस होगा, उस बेसिस के लिए आपको पहले उन सब की T इमेजेस फाइंड करनी है, फिर उस इमेज को हम V1 V2 यानी कि जो V है उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अरेंज करेंगे। मतलब कैसे हम इसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन, इन बेसिस के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, उसके लिए हमको ये स्केलर्स फाइंड करना पड़ेगा, और ये स्केलर्स फाइंड करना ही हम लोगों के लिए मेन काम है। जैसे ये स्केलर्स फाइंड करेंगे तो जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ट्रांसपोज होगा वही उस मैट्रिक्स का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन। और अगर आपके पास में जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो किसी वेक्टर स्पेस VF से वेक्टर स्पेस VF पर है, तो जो मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T बनेगा उसको नॉर्मली TB से डिनोट किया जाएगा, या इसको कभी कभी T और ब्रैकेट B से भी डिनोट किया जाता है, मतलब इस तरह से। इसके अलावा एक जो वर्ड आपको बार बार मिलेगा या देखने को मिलेगा कि आपको यहाँ पर कभी कभी VNR इस तरह से वेक्टर स्पेस मिल सकता है। यहाँ n की जगह पर 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर 2 है, ये 2 है, तो इस V2R के लिए कभी कभी एक स्टैंडर्ड बेसिस वर्ड नाम आएगा। तो इस V2R के लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है, V2R का मतलब जिसका प्रत्येक एलिमेंट 2 टपल के फॉर्म में हो। 2 टपल मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस का एलिमेंट हो, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट प्लेन का एलिमेंट हो। तो उस केस में इस V2R का जो स्टैंडर्ड बेसिस होता है वो होता है 1 0, 0 1, ठीक है ना। अगर कहीं नहीं लिखा होगा तो इस V2R का स्टैंडर्ड बेसिस ये लिया जाएगा। V3 जो R होता है उसका स्टैंडर्ड बेसिस लिया जाता है 1 0 0 0 0 1 0
और 0 0 1, ठीक है। ये किसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है? ये होता है V3R का। ऐसे ही V4R का जब स्टैंडर्ड बेसिस की आप बात करेंगे तो वो होगा 1 0 0 0, मतलब उसका प्रत्येक एलिमेंट 4 टपल के फॉर्म में होगा और बारी बारी से ऑर्डर्ड बेसिस बनेगा वो, उसमें पहले 1 होगा, फिर 0, फिर अगले वाले में 0 1 0 0, फिर अगले वाले में 0 0 1 0, फिर लास्ट वाले में होगा 0 0 0 1। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर स्पेस, n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के स्टैंडर्ड बेसिस को बनाया जा सकता है। या तो वो आपसे स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड करने को कहेगा, या फिर जिस भी बेसिस के रिस्पेक्ट में उसे मैट्रिक्स बनवाना होगा आपसे, वो बेसिस दे देगा। तो फिर आपको वही बेसिस यूज करना है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक मैट्रिक्स से उसी वेक्टर स्पेस से उसी पर है, तो दोनों केस में मतलब यहां पर भी वही बेसिस यूज होगा और यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए भी वही बेसिस यूज होगा। उसके लिए फिर अलग से कोई बेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो बेसिस की जरूरत केवल तब पड़ेगी जब आपके पास में दो वेक्टर स्पेसेस हों या दिए हुए हों। ये तो थी बच्चों थ्योरी कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को लेते हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके पास में एक आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T, जो कि V3R से V3R पर ही है, मतलब कि एक 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और उसमें जो मैपिंग है T ऑफ ABC इज इक्वल टू 2B प्लस C A माइनस 4B और कॉमा 3A से रिप्रेजेंट है या डिफाइन है। आपको दो मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। पहला इस बेसिस के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, मतलब B और B डैश दोनों का काम ये कर रहा है जो डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग, और दूसरा केस है ये, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी B और B डैश का काम ये वाला ही कर रहा है। ये मत सोचिएगा कि ये B है तो ये B डैश है तो उस डेफिनेशन में B और B डैश दोनों दिए हुए हैं। नो, आपको एक ही वेक्टर स्पेस दिया है तो उसके लिए जो बेसिस होगा वो एक ही होगा। तो ये बेसिस है, इसके लिए अलग अपने आप में एक पूरा क्वेश्चन, फिर इसके लिए अलग अपने आप में पूरा क्वेश्चन। और जो सेकंड वाला है बेसिस, उसमें उसने कुछ और भी बोला है कि ऑल्सो वेरीफाई टी बी डैश इंटू अल्फा बी डैश इज इक्वल टू टी अल्फा कॉमा बी डैश। मतलब कि जो मैट्रिक्स आएगा बी डैश के रिस्पेक्ट में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें अगर अल्फा एलिमेंट, कोई भी अल्फा एलिमेंट लें, उसका बी डैश के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स फाइंड करें और इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर होता है टी अल्फा, यानी कि इस अल्फा एलिमेंट की टी इमेज और उसका बी डैश के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स, उन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है। खैर, मैट्रिक्स निकालने के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाली चीज कैसे निकालनी है। तो पहला काम है हमारा मैट्रिक्स फाइंड करना। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 यानी फर्स्ट पार्ट पे इसके। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपका पहला काम होगा क्या कि ये जो स्टैंडर्ड बेसिस दिया है, चाहो तो इसको कुछ नाम दे दो। क्या? लेट E1 इज इक्वल्स टू 1 0 0, E2 इज इक्वल्स टू 0 1 0, E3 इज इक्वल्स टू 0 0 1, ये नाम दे दिया। अब प्रश्न क्या होता है कि जो भी बेसिस होता है उसकी पहले टी इमेज निकालो और जो उसका आंसर आएगा उसको फिर इस बेसिस के फॉर्म में, मतलब इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखो। तो ध्यान दीजिएगा कि जब स्टैंडर्ड बेसिस दिया होता है ना बच्चों, तो बड़ा ही आसान काम होता है काम करना, फिर कोई दिक्कत नहीं जाती है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टी ऑफ E1 बराबर कितना, तो आप कहेंगे कि सर टी ऑफ E1 का मतलब है टी ऑफ 1 0 0, तो दिस इज इक्वल्स टू इस टी ऑफ 1 0 0 की वैल्यू आप इसकी मदद से निकालेंगे यहां से। मतलब ए का काम कर रहा है 1, बी का काम कर रहा है 0 और सी का काम कर रहा है 0। तो राइट साइड में जहां जहां पर ए होगा वहां पर 1, जहां पर भी बी और सी होंगे वहां पर 0। तो मतलब उसको आप लिखेंगे क्या, पहले वाले में बी और सी 0 है तो यहां पर तो आ गया 0, फिर दूसरे वाले में ए की जगह 1 है तो यहां आ गया 1, तीसरे वाले में 3 है तो यहां पर आ गया 3, ए की जगह पर 1 लिखने के बाद में। तो मतलब टी इमेज ऑफ E1 इज इक्वल टू 0 1 3। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 1 3 को हम 1 0 0 प्लस
0 प्लस 0 1 0 प्लस 0 प्लस 0 0 1। अब ये बताइए कि इस पॉइंट को इन तीन पॉइंट्स या वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। मतलब हम यहाँ पर क्या लिखें कि जब इन सब को ऐड करें, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद में तो ये आ जाए। तो भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पर तो कुछ है नहीं है, यहाँ पर पहली पोजीशन यानी जो फर्स्ट टपल है एक्स कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब हमें इस एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर तो आप लिख दीजिए 0। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट 1 है, तो हमें ये सेकेंड कोऑर्डिनेट चाहिए, मतलब यहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत है 1 की, तो 1 लिख दिया। और थर्ड कोऑर्डिनेट 3 है, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3। तो ये हमारे पास में आ गए। अब आप जब इनको मल्टीप्लाई करके पूरे को ऐड करेंगे तो वापस ये आ जाएगा, क्योंकि भाई इसमें 0 का मल्टीप्लाई किया तो सबको 0 कर देगा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये और ये तो 0 रहेंगे, केवल ये बदलेगा तो ये 1 ही रहेगा, और इसमें 3 का किया तो ये और ये तो 0 रहे, ये 3। तो मतलब कि स्टैंडर्ड बेसिस जब होता है ना, तो कुछ नहीं करना होता, जो भी ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको स्टैंडर्ड बेसिस के साथ में 0 1 3 के फॉर्म में ऐसे लिख दीजिए, तो इनको ऐड करने के बाद में यही आ जाएगा। अब इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि t ऑफ E2 बराबर क्या आएगा, यानी कि t ऑफ 0 1 0, तो मतलब b की जगह पर 1 लिखना है, a और c 0 करना है। तो जब वहां पर आप b की जगह पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, ठीक है, पहला कोऑर्डिनेट। फिर आप b की जगह पर वहाँ पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -4। और जब आप वहाँ a की जगह 0 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि b की जगह पर आपको लिखना था बस केवल a और c, तो 0 0 थे, तो आपके पास ये आ गया। अब 2 - 4 0 को कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 × 1 0 0, और -4 है तो यहाँ पर लिखोगे -4 0 1 0, और प्लस यहाँ थर्ड कोऑर्डिनेट कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पर आएगा 0 × 0 0 1। तो ये आपने 2 - 4 0 को इस तरह से लिख दिया। अब आते हैं थर्ड के ऊपर, t ऑफ E3। नाउ E3 यानी कि t ऑफ 0 0 1, यानी c की जगह पर लिखना है आपको 1, a और b 0, तो c की जगह पर 1 लिखेंगे तो पहले आएगा 1, फिर वहाँ पे लिखेंगे a और b दोनों 0, तो ये 0 और ये भी 0, तो आपके पास में ये आ गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, तो इट इज़ 1 × 1, 0, 0 प्लस 0 × 0 1 0 प्लस 0 × 0 0 1, ठीक है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये जो t का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको बनाने के लिए कुछ नहीं, दिस वन 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 दिस वन, इसको एक कॉलम में रूप में लिख दीजिए, इन सभी को कॉलम बना दीजिए एक पहला, इसको एक कॉलम के रूप में लिख दीजिए, और इन तीनों एलिमेंट्स को एक कॉलम के रूप में लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ, सो देयरफॉर मैट्रिक्स ऑफ T corresponding to B is T B is equals to, इसको हम लोग कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, T of B, मतलब मैट्रिक्स ऑफ T with respect to B is equals to, इसको कॉलम के रूप में लिखिएगा, यानी कि 0 1 3, फिर यहाँ पर 2 - 4 0, 2 - 4 0, और ये आ जाएगा आपका 1 0 0, यानी कि 1 0 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये वो मैट्रिक्स आया है T का, जो कि इस स्टैंडर्ड बेसिस B के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। समझ आई कि नहीं बात? इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स को फाइंड किया जाता है किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो ये तो बहुत आसान सा लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये जो B डैश है, जो कि स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे, बिकॉज असली एक्सरसाइज तो इसी क्वेश्चन में होने वाली है। सो आइए ज़रा इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आइए ज़रा सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। इसके सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए जो सबसे पहला काम हम लोग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि इन तीनों एलिमेंट्स के लिए पहले T इमेज फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया हुआ है भाई, चूंकि T ऑफ ABC इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2B + C, A - 4B और 3A।
तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट टी ऑफ 1 1 1 इज इक्वल्स टू, यानी ए बी सी तीनों के मान 1 1 1 है। सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ 1 लिखिए, तो 1 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि ये 3 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 और 1 तो ये हो जाएगा -3, यहाँ पर 1 लिखेंगे ये भी 3 आ जाएगा। तो t11 इज इक्वल्स टू 3 - 3 3 आ गया। नाउ अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग t ऑफ व्हाट, दूसरा एलिमेंट है 1 1 0, तो मतलब a की जगह 1, b की जगह पर 1, c की जगह 0। तो a की जगह पर 1, b की जगह पर 1, c की जगह पर 1 जब लिखेंगे तो ये c 0, b की जगह पर 1 लिखना है तो ये तो आ गया 2, कॉमा यहाँ पर a की जगह पर 1, b की जगह पर 1 तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक। यहाँ पर फिर a की जगह पर 1 तो ये आ जाएगा 3, क्योंकि केवल c को 0 करना था और c तो a की जगह पर है। फिर निकालेंगे हम लोग t ऑफ 1, अगला एलिमेंट क्या है 1 0 0, तो ये आ गया 0। अब a की जगह पर 1, बाकी जगह पर 0 0 0, तो a की जगह पर 1 तो पहला एलिमेंट तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3। तो इन तीनों जो एलिमेंट्स थे बेसिस में, उनकी ये इमेजेस आ गई आपके पास में, ठीक। अब ये जो इमेजेस आई हैं इनको हमें इस b डैश के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। नाउ उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं। पहले डायरेक्ट लिखने की कोशिश मत करिएगा, अदरवाइज फंस जाएंगे, क्योंकि ऐसे गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। स्टैंडर्ड बेसिस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में स्टैंडर्ड बेसिस नहीं है तो उस केस में एक फॉर्मूला बना लेंगे अपन लोग। हम ऐसे बनाएंगे भाई, मान लीजिए लेट a, b, c इज इक्वल्स टू x इंटू पहला वाला बेसिस 1 1 1 प्लस y इंटू 1 1 0 प्लस z इंटू 1 0 0, ठीक है ना। अब हम लोगों को करना क्या, बेसिकली हम लोगों को जो भी यहाँ पर a b c की वैल्यू हो उसके लिए इस बेसिस के रिस्पेक्ट में हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू a b c के टर्म्स में निकाल देते हैं। तो नाउ दिस इज इक्वल्स टू, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आएगा x प्लस y प्लस z, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो तीनों में है, कॉमा फिर यहाँ पर आएगा x प्लस y, z नहीं आएगा यहाँ पे, और फिर लास्ट में आएगा यहाँ पर हमारे पास केवल x, क्योंकि यहाँ पर z नहीं है। तो हमारे पास में ये तीन चीज़ें आ गई बच्चों। तो इसका मतलब a, b, c बराबर इतना आया। ये भी 3 टपल, ये भी 3 टपल, तुलना कर दीजिए आप। जैसे ही आप तुलना करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा a इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, कॉमा b इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस वाई, कॉमा x इज इक्वल्स टू आ जाएगा c। तो एक चीज़ तो आ गई कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है c के बराबर। आई रिपीट, x की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो बराबर है c के। अब इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से x बराबर आपके पास में आया c, तो यहाँ से x की जगह c लिखेंगे तो y बराबर आ जाएगा कितना, b माइनस सी, तो y बराबर आ जाएगा b माइनस सी। और ध्यान दीजिएगा क्योंकि x प्लस वाई का मान कितना आया है आपके पास, x प्लस वाई का मान आया है b, तो यहाँ पर आप लिख देंगे b, ठीक है ना। और z की वैल्यू निकालने के लिए इस b को इस तरफ लेके जाएंगे तो z बराबर आ जाएगा आपके पास में a माइनस बी। तो इस तरह से किसी भी इस 3 टपल के लिए इस बेसिस की मदद से x y z की वैल्यू क्या हो उसके लिए आप लोगों ने एक तरह से एक फॉर्मूला बना लिया है। तो इट मीन्स दैट सो देयरफॉर अगर आपको निकालना है किसकी वैल्यू, आपको निकालना है मान लीजिए t111 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 3 और 3। मान लीजिए कि अब आपके पास में 3 3 3 है, 3 माइनस 3 3 है, उसके लिए आपको ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी इजी। यहाँ पर लिखिए आप कितना, यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 1 1, फिर प्लस लगाइए, यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 1 0, फिर प्लस लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए आप कितना 1 0 0।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि x की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर। एक तरह से देखा जाए तो ABC में ये आपका ABC है, ABC, तो x की वैल्यू c के बराबर है, मतलब कि c की वैल्यू थी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 3, क्योंकि ये है x और x c के बराबर है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 3। अब y बराबर किसके है, b माइनस सी, तो दिस इज योर b और दिस इज योर c, तो -3 और फिर c, सॉरी ये a एक तरह से, ये b और ये c, तो b माइनस सी मतलब कि -3, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में -6, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा a माइनस बी, मतलब कि a में से b माइनस करेंगे तो a और फिर माइनस का b, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा +6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पर -6 हो, यहाँ पे +6 हो, तो जब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो 3 - 3 3 आएगा। चाहो तो क्रॉस चेक कर लो भाई, ये 6 और ये 6, -6 मिलके कट जाएगा और ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया। फिर इसके बाद ये 3 आ गया, ये -6 आ गया, -6 में से 3 जाएगा तो -3 आ जाएगा, फिर ये 3 आ गया, ये 0, ये भी 0, तो आपके पास 3 आ गया। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी मदद से ABC सब्स्टिट्यूट करके इस पॉइंट को इस तरह से B डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। अब इसी तरह से मैं आपसे पूछूं कि सिमिलरली अगर आपसे हम कहें कि t ऑफ 1 1 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इट इज 2 -3 and 3, तो 2 - 3 और 3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो भाई सिंपल सी बात है, फिर वही करो, यहाँ पे लिख दो 1 1 1, फिर प्लस, थोड़ी जगह छोड़ो, यहाँ पे लिख दो 1 1 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, थोड़ी जगह छोड़ो 1 0 0, मतलब यहाँ पर आपको x, यहाँ पर y और यहाँ पे z लिखना है। नाउ ये काम कर रहे हैं ABC का, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है c, मतलब यहाँ पे तो लिख दीजिए 3, यहाँ पर y का मान है b माइनस सी, तो ये रहा b और ये रहा c, तो b में से c घटा दो, तो -3 में से -3 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से -6, और उसके बाद में है a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी, तो 2 में से -3 घटाओगे तो ये 2 और -3 मिलके प्लस का 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 2 - 3 और 3 का जो इस B डैश के रिस्पेक्ट में लीनियर कॉम्बिनेशन है वो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली t1 0 0 की जो वैल्यू आई है वो आई थी 0 1 3, सो दिस इज इक्वल्स टू, थोड़ी जगह छोड़िए 1 1 1, फिर प्लस, थोड़ी जगह छोड़िए 1 1 0, फिर थोड़ी जगह छोड़िए 1 0 0। अब आप देख लीजिए कि यहाँ पर ABC का काम कौन कर रहा है, तो यहाँ पर ABC का काम कर रहा है 0 1 3, तो यहाँ पर आता है C, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3, फिर यहाँ पर आता है B माइनस सी, y की वैल्यू, तो B माइनस सी मतलब कि B में से C घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2, ये इसमें से इसको घटाया, ठीक है, और यहाँ पर आता है a माइनस बी, यानी a में से b घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा -1। तो इस तरह से आपने इस B डैश के रिस्पेक्ट में पहले हर एलिमेंट की t इमेज निकाली, ये सभी की t इमेज निकाली, फिर इन t इमेजों के लिए आपने एक जनरल फॉर्मूला बना लिया कि भाई अगर किसी पॉइंट को, वो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसको अगर हमें इस B डैश के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो मान लिया कि ABC के लिए भाई इसमें XYZ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया कि अगर ABC यहाँ पर होंगे तो X का मान होगा C, Y का मान होगा B माइनस सी और Z का मान होगा A माइनस बी। ये टेक्निक आप इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में अपना सकते हैं, ठीक है ना, भले ही B और B डैश दोनों अलग अलग ही क्यों ना हो, ठीक है ना। सो जो भी सेकंड वाले यानी इधर वाले वेक्टर स्पेस का बेसिस होगा वो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर। बाकी यहाँ पर तो प्रथम फर्स्ट बेसिस के जो T इमेजेस होंगी वो आएंगी, वो तो फिर बाद में काम आएंगी अपने को, जब अपने को ABC की ज़रूरत पड़ेगी तब। सो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये बनाया। तो इसके बाद में डायरेक्ट आप लिख सकते हैं hence matrix of T with respect to B dash, तो this is equals to T comma B dash is equals to, क्या करेंगे बच्चों, आपको पता है कि आपको इन सबको कॉलम में जमा देना है। तो पहला वाला 3 - 6
6, सो 3 माइनस 6 और 6, ये आपने पहला कॉलम बनाया। फिर यहाँ से बनेगा 3 माइनस 6 5, 3 माइनस 6 और 5, और तीसरा वाला बनेगा 3 माइनस 2 माइनस 1, 3 माइनस 2 माइनस 1। तो इस तरह से ये आपने सेकंड जो बेसिस था बी डैश, उसके रिस्पेक्ट में इसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है। सो दिस इज द अनदर मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बी डैश। नाउ अब आते हैं इसमें जो सेकंड वाला पार्ट था, उसमें कहा हुआ था कि टी बी डैश, भाई टी बी डैश तो निकल गया, उसमें अगर अल्फा बी डैश का मल्टीप्लाई आप कर दें तो अल्फा बी डैश का मतलब क्या? अल्फा बी डैश यानी कि एनी एलिमेंट ऑफ व्हाट, एनी एलिमेंट ऑफ यू, है ना, एनी एलिमेंट ऑफ any element of this vector space. तो suppose that let alpha is equals to a comma b comma c belongs to v3r, ठीक है ना, v3r, then आपने a b c को इस बेसिस के रिस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए ये फॉर्मूला बनाया था। इसका मतलब ये हुआ, so this implies that a comma b comma c is equals to, यहाँ पर आता है, यहाँ पर x की जगह पर आता है c 1 1 1, प्लस यहाँ पर आता है b माइनस c 1 1 0, और प्लस यहाँ पर आता है a माइनस b 1 0 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एलिमेंट ए बी सी को अगर इस बेसिस के रिस्पेक्ट में लिखना है, इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हमें c लिखना पड़ेगा, यहाँ b माइनस सी और यहाँ a माइनस बी, फिर यहाँ पर जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेसिस b डैश के रिस्पेक्ट में, सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा का b डैश के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा कुछ ऐसा, c b माइनस सी और a माइनस बी, ठीक है ना। तो ये आपने क्या बनाया, ये अल्फा का b डैश के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स, जब भी किसी भी एलिमेंट का, चाहे भाई यहाँ पर आपने इन एलिमेंट्स के लिए लिया था जो कि टी सम इमेजेस थे किसी की, यहाँ पर ये किसी की इमेज नहीं है, तो इस एलिमेंट का b डैश के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होगा वो ये c b माइनस सी और a माइनस बी होगा। अब उसने ये भी कहा था कि भाई इसका मल्टीप्लाई करिएगा आप इसमें और चेक करिएगा कि ये इसके बराबर में आ जाए। तो अब हम लोगों को ये चीज़ भी बनानी पड़ेगी कि ये चीज़ कैसे आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। सिमिलरली लुक एट दैट, सिमिलरली टी ऑफ अल्फा यानी कि टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तो टी ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी ये तो आपके पास में है। This is equals to what? This is equals to 2b plus c a minus 4b and comma 3a। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास में ये एलिमेंट है, बेसिकली ये एलिमेंट है और इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किसके रिस्पेक्ट में, बी डैश के रिस्पेक्ट में। सो आई होप कि ये वाली चीज़ आपने नोट कर ली होगी। अब मैं इसे मिटाऊंगा और इस चीज को सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। सो नाउ बच्चों, आपके पास में टी अल्फा इज इक्वल्स टू अगर देखा जाए तो ये एलिमेंट है वो बेसिकली, सो आपके पास 2b प्लस सी और 2b प्लस सी और a माइनस 4b और 3a, ये बेसिकली एलिमेंट है और इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। ये इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जब यहाँ a b c था तो यहाँ पर आता था क्या, यहाँ पर आता था c,
यहाँ पर आता था b माइनस सी और यहाँ पर आता था a माइनस बी। अभी ये पूरा काम कर रहा है a का, ये पूरा काम कर रहा है b का और ये पूरा काम कर रहा है c का। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 3a, यहाँ पर आएगा आपका b माइनस सी, मतलब b में से c को घटा दो, तो a माइनस 4b में से आप घटा देंगे 2b प्लस c, तो ये घटेगा बच्चों, तो ये a तो एज इट इज रहेगा, राइट। ये 4b और ये घट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2b, ठीक है, माइनस माइनस थोड़ी ये 6b हो जाएगा बेसिकली, तो ये तो हो जाएगा 6b और ये माइनस का c एज इट इज, मतलब यहाँ पर आएगा आपका a माइनस 6b और माइनस का c, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका क्या आया, ये b माइनस c करना था ना, हमने b माइनस a कर दिया, सो b माइनस 3a आना चाहिए यहाँ पर, तो 3a, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसमें से ये माइनस होगा तो दिस इज माइनस का 2a और माइनस का 4b, यानी दोनों ही माइनस किया जाएंगे। देख लो एक बार क्रॉस चेक कर लो, b में से c माइनस करेंगे तो ठीक है यही आएगा, तो माइनस 2a माइनस 4b, तो यहाँ पर ये चीज़ हटा दो तो दिस इज माइनस 2a और माइनस 4b, तो ये आ गया b माइनस c। अब आपको यहाँ पर लिखना है a माइनस b, तो a माइनस b लिखने के लिए आप a में से b घटा दो, यानी कि 2b प्लस c माइनस a और प्लस 4b, है ना, ये आपने घटा दिया, ये यहाँ माइनस लगाओ तो ये माइनस यहाँ पे बना रहेगा। तो भाई 2b में से ये प्लस 4b, तो ये तो हो गया माइनस का a माइनस प्लस का 2b और ये प्लस का 4b, तो ये हो जाएगा प्लस का 6b और ये प्लस का c, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में, इस चीज़ को अपन यहाँ लिख देते हैं बिकॉज जगह की ज़्यादा ज़रूरत है, माइनस a प्लस 6b और प्लस c, ये ब्रैकेट क्लोज। मतलब कि इस एलिमेंट को इस बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने के लिए आपको ये x का काम करेगा, ये y का और ये z का। तो इसका मतलब ये हो गया, दिस इंप्लाइज दैट के t अल्फा का मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू b डैश इज इक्वल्स टू कितना आया है, दिस इज इक्वल्स टू 3a माइनस 2a माइनस 4b माइनस a प्लस 6b और प्लस c, ये आपके पास में आया है बेसिकली। नाउ अब आपको जो वेरीफाई करना था उसमें आपको ये करना था, नाउ t b डैश में मल्टीप्लाई करेंगे हम अल्फा b डैश का, तो हमारे पास में जो t b डैश आया था वो आया था 3 3 3 माइनस 6 माइनस 2 6 5 माइनस 1, और यहाँ पर हमारे पास आया था बच्चों अल्फा बी डैश, तो अल्फा बी डैश की वैल्यू आई थी c b माइनस c और a माइनस b। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि इस रो में जब इस कॉलम का मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू 3c एंड प्लस 3b माइनस 3c और प्लस 3a माइनस 3b, ये आएगा बेसिकली, है ना। यहाँ पर जब इस दूसरी वाली रो में इस कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 6c, यहाँ पर आ जाएगा फिर माइनस का 6b और प्लस का 6c, और यहाँ पे आएगा माइनस का 2a और प्लस का 2b, फिर यहाँ पर नीचे आएगा 6c प्लस का, यहाँ पर आएगा प्लस का 5b और माइनस का 5c, यहाँ पर आएगा माइनस का a और प्लस का b, ठीक है ना, दिस वन। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या क्या कट रहा है उसको देख लेते हैं। ये प्लस 3b से ये माइनस का 3b कट जाएगा, ये प्लस 3c से ये माइनस का 3c कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर तो आ गया केवल 3a। अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या कट रहा है, तो 6b चलो नहीं है कहीं पर भी, ये 2 है, तो देखते हैं ये तो पूरा माइनस प्लस होगा, इसमें c भी है b भी है a भी है, तो कट कुछ नहीं रहा है क्या, अपने को तो c की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये 6c से ये माइनस का 6c कट जाएगा, ये माइनस का 2a एज इट इज़, ये माइनस का 2a एज इट इज़, और ये 6b में से ये प्लस 2b माइनस हो जाएगा तो माइनस का
4b हो जाएगा। तो -2a -4b भी आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं अपने को किस किस की ज़रूरत है। सबसे पहले a, तो ये माइनस का a एज इट इज़। फिर b कहाँ पर है, ये b है और कहीं पर है b, यस 5b प्लस b, तो ये हो जाएगा प्लस का 6b। फिर c कहाँ पर है, ये 6 में से 5 गया तो ये प्लस का c। तो आपके पास में ये चीज़ आई है। तो भाई टी बी डैश में अल्फ़ा बी डैश, अल्फ़ा कोई भी एलिमेंट था, हमने ABC की फॉर्म में ले लिया था, तो वो आया हमारे पास में ये। आप ABC की जगह कुछ और भी ले सकते थे, कोई इशू नहीं है, पर ABC इसलिए लिया क्योंकि उससे थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन में आसानी होती, क्योंकि ABC पॉइंट लेकर बेसिस के रिस्पेक्ट में XYZ निकाल चुके थे, इसलिए आसानी होगी हमें बस केवल। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आ गया है जो कि बराबर है किसके, जो कि बराबर है टी अल्फा कॉमा बी डैश के, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूव्ड हो गया है और क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश हो गया है। आपको बेसिकली ये समझना था कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि वेक्टर स्पेस जो डोमेन में है उसका कोई एलिमेंट लें तो उसका बी डैश के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा। और इस टी अल्फा बी डैश का मतलब है कि कोई एलिमेंट अल्फा जो आपने यहाँ लिया था उसकी टी इमेज निकाली जाए तो उस इमेज का बी डैश के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स क्या बनेगा, वो है ये। तो इस तरह से बच्चों आप लोगों ने इन दो क्वेश्चंस को किया। आई होप कि इन दो क्वेश्चंस में आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह का जैसा आपने अभी किया है। इसमें आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है टी का और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है टी आर क्यूब से आर स्क्वायर। आर क्यूब मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस और आर स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशनल स्पेस। और डिफाइन उसको किया है टी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4y प्लस 9z कॉमा 5x प्लस 3y माइनस 2z। मतलब एक 3 टपल डालोगे टी के अंदर तो 2 टपल बाहर निकलेगा, ओके। और आपको मैट्रिक्स फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। तो पहले स्टैंडर्ड बेसिस लिख लेते हैं दोनों के लिए। तो लेट्स सॉल्व दिस, ठीक है ना। द स्टैंडर्ड यानी कि मानक आधार, द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है आर क्यूब के लिए, b इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होता है स्टैंडर्ड बेसिस आर क्यूब का। एंड स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर स्क्वायर यानी कि b डैश इज इक्वल्स टू 0 1 सॉरी 0 1 0 कॉमा 0 1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर स्क्वायर। तो क्योंकि हमें ये डोमेन दिया है, ये कोडोमेन दिया है, मतलब कि पहले हम इन तीनों पॉइंट्स के लिए टी इमेजेस फाइंड करेंगे और फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको इस बी डैश के फॉर्म में, इस बी डैश के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहां से। नाउ टी ऑफ 1 0 0 मतलब टी ऑफ 1 0 0 मतलब कि आपको x की जगह 1 लेना है, y और z की जगह 0 0 0 लेना है। तो जब आप यहाँ पर x की जगह पर 1 लेंगे और y और z को 0 लेंगे तो यहाँ पर आएगा सबसे पहले आपके पास 2 कॉमा, यहाँ पर x की जगह 5 मतलब x की जगह 1, बाकी y और z 0 0 मतलब ये आ जाएगा 5। अब 2,5 को आपको इस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो इट्स वेरी इजी, 2 1 0 प्लस 5 0 1, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस के लिए किसी भी एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें x पोजीशन पे x की जगह जो भी आपको चाहिए वो मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बाकी सब 0 होता है, y पोजीशन पे जो चाहिए वो उसमें मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि बाकी x कोऑर्डिनेट इसमें 0 होता है सेकंड वाले एलिमेंट में ऑफ बेसिस। तो ये आपके पास में 2,5 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखने का ये तरीका हो गया। उसी प्रकार जब t 0 1 0 इसकी इमेज निकालोगे तो ये क्या आएगा, y की जगह पर 1, z और x 0, तो x और z 0 कर दोगे तो यहाँ आएगा -4 पहले और वहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक। मतलब वहाँ पर आपने क्या कर दिया, x और z 0 कर दिए थे। अब -4 3 को कैसे लिखोगे, तो ये -4
1 कॉमा 0 प्लस 3 इंटू 0 कॉमा 1, ये आपने लिख दिया यहाँ पर। एंड नाउ यहाँ पर t001, तो t001 यानी z की जगह पर 1, बाकी x और y 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और वहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, तो दिस इज 9 1 कॉमा 0 और प्लस ये माइनस का 2 और 0 कॉमा 1। तो मतलब कि स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में आपने पहले क्या करा, जो आर क्यूब मतलब इस आर क्यूब का बेसिस था उसके हर एक एलिमेंट की इमेजेस ली, फिर जो भी आंसर आया उसको आपने बी डैश के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया। इसको इस तरह से लिखा, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से। सो देयरफॉर टी बी डैश मतलब मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड बी डैश। सो इसको कॉलम में लिख दीजिए 2,5, इसको कॉलम में लिख दीजिए -4,3, इसको कॉलम में लिख दीजिए 9 -2। तो दिस इज योर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? राइट। सो ये आपका आंसर हो गया। अब मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें किसी भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को फाइंड करना है किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इन 3 क्वेश्चंस के बाद में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसका? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। वो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसमें हम लोग टी इनवर्स भी फाइंड करेंगे, उसमें हम लोग जो पॉलिनोमियल होते हैं, है ना भाई, जो वेक्टर स्पेस है वो पॉलिनोमियल का भी हो सकता है, तो वेक्टर स्पेस जिसका कि एलिमेंट पॉलिनोमियल है उसके लिए स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है और फिर उस स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में हम कैसे मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ये हम लोग अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। यानी अभी एक वीडियो लेक्चर और मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन को समर्पित करेंगे हम। उसके बाद में फिर आगे रैंक एंड नलिटी वाले टॉपिक पे चले जाएंगे। सो हमारे साथ में बने रहिए। कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप ईमेल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।